बोर्ड क्लियर है बेटा। गुड मॉर्निंग हिना। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आज शार्क के बारे में बात करेंगे। शार्क मछली नहीं है ये। शार्क मछली के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये शार्क देश है जिस साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज, साउथ एशिया के देश हैं। हमने पहले पढ़े थे साउथ ईस्ट एशिया के देश, जिसको आसियान देश के बारे में बात किया था, ठीक है ना। तो आसियान के बारे में तो आप समझ गए होंगे, कुछ मैप का काम भी आपने स्कूल में किया था। अब हम बात करेंगे साउथ एशिया। वो साउथ ईस्ट एशिया को छोड़िए, साउथ एशिया में भारत भी एक देश है, और भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश है, उनको लेकर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप मैप मैप में देखना चाहते हो तो ये मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। भारत के साथ में जितने पड़ोसी देश है, मैं मोबाइल पे दिखा पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा, सबसे पहले आप वेस्ट में देख रहे हो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में नेपाल, ईस्ट की तरफ में आ जाओ। नेपाल, बांग्लादेश की बात करेंगे हम, और फिर म्यांमार है। म्यांमार है, और नीचे के दो देश और हैं, श्रीलंका और भूटान, मालदीव को भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे आपके शार्क के देश हैं, जो बेसिकली साउथ एशिया में तो आते ही हैं, और भारत के बॉर्डरिंग या नेबरिंग कंट्रीज में हैं, ठीक है। तो ये सभी देश हैं। इनका एक ग्रुप है जिसको इन्होंने पूरे हिंदी में दक्षेस के नाम से जानते हैं। दक्षेस मतलब दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। तो दक्षिणी एशिया के जो देश हैं, उनका क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, और ये 8 दिसंबर 1985 की इसकी स्थापना हुई थी। मतलब इन देशों ने आपस में मिलके बात की होगी कभी, तब तो जाके 85 में स्थापना हुई होगी। ऐसा तो नहीं कि मन में आ गया और ये सारे के सारे दोस्त बन गए, उन्होंने अपना ग्रुप बना दिया, ऐसा तो नहीं रहा होगा। इससे पहले भी इसके बारे में कुछ मीटिंग हुई होंगी, चर्चा चली होंगी, तब जाकर इनका एक ग्रुप बना होगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे, ये क्या शार्क है। और जब भी कोई देश है, या आप किसी का, आपके दोस्तों के मिला के कोई ग्रुप बनता है, तो उसके पीछे कोई मकसद तो रहता है ना। बगैर मकसद कोई दोस्ती करता है क्या? कोई दोस्ती नहीं होती। तो देशों की दोस्ती भी कोई ऑब्जेक्टिव को लेके होती है। कुछ दोस्ती के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो सभी दोस्तों को निभाने होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ सिद्धांत हैं, इन सभी देशों के सिद्धांत की बात करेंगे। कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको ये सभी फॉलो करते हैं, और उस दोस्ती से क्या पाना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहले तो शार्क है क्या, कौन से देश है, कब बना, किस देश के प्रयास से बना है शार्क, ठीक है ना। किस देश ने सबसे ज्यादा कोशिश की, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ, मुख्यालय कहाँ पर है इसका, मीटिंग्स कैसे होती है, अभी तक कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यही बात करना है, ठीक है ना। तो शार्क्स, आपको पता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है, और ये सार्क का चार्टर ढाका में 8 दिसंबर 1985 को साइन हुआ। जो शार्क देशों का चार्टर का मतलब एक प्रस्ताव, प्रपोजल, जिनके ऊपर इन्होंने 8 दिसंबर 1985 को सिग्नेचर किया, तब से शार्क की स्थापना हो गई। अब शार्क की स्थापना तो हुई है तब, लेकिन इसके जो प्रयास हैं वो 1980 से ही शुरू कर दिए गए थे। शार्क को बनाने की दिशा में दोस्ती हो जाने का कोई दिन तो
निश्चित नहीं होता है जैसे आपस में हमारी। लेकिन कंट्री की दोस्ती होती है तो वो एक इतिहास बन जाता है, वो डेट लिखी जाती है। लेकिन अगर आप दोस्ती करते हो तो उसके लिए कोई एक दिन तो नहीं होता है कि उस दिन से दोस्ती हुई। दोस्ती क्या है, जब विचार मिलते हैं, आप एक दूसरे की जरूरतें आपस में पूरी होती हुई लगती है, तब कोऑपरेशन होता है। फिर उस दोस्ती का विश्वास को बनाए रखने के लिए जो दोस्त हैं उनको आपस में कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है, तो वही सब बात करेंगे। बेसिकली 1981 अप्रैल 1981 में फॉरेन सेक्रेटरीज, जैसे विदेश सचिव होते हैं देशों के, हर देश का एक विदेश सचिव होता है, तो फॉरेन सेक्रेटरी 7 देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज आपस में मिलते हैं। कौन कौन से, चलो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले लेते हैं। बांग्लादेश, भूटान, जिसको म्यांमार के नाम से बोल रहे हैं, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे के सारे देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज कोलंबो में, श्रीलंका की उस टाइम को कैपिटल थी कोलंबो, वहां पर 1981 के अंदर मिलते हैं। और इनको लगता है कि यार हमको आपस में, हमारा एक जैसा कल्चर है, एक जैसी संस्कृति है, हमारी सोसाइटी एक है, हम सब पड़ोस में रह रहे हैं, तो क्यों ना हम मिलकर एक ग्रुप बनाएं जिसमें हम एक दूसरों की जरूरतों में काम आ सके, एक दूसरे को कोऑपरेशन कर सकें। तो इस वजह से इनका 1981 में एक मीटिंग होती है। और फिर 2005 में जाके अफगानिस्तान भी इसका मेंबर शार्क का बन जाता है। जब शार्क की 13वीं मीटिंग होती रहती है, 13 समिट, 1885 में बना, 1985 जब इसकी 13वीं समिट चल रही होती है 2005 के अंदर, तब जाकर ये अफगानिस्तान, जो दक्षिण एशिया में तो नहीं आता है, लेकिन ये बोले कि यार हमको कोई सेंट्रल एशिया में भी नहीं बोल रहा है, दक्षिण एशिया में भी तो हम हैं कहाँ, हमको किसी ग्रुप में तो शामिल कर लो। तो शार्क के देश बोले चलो भाई ठीक है, आप हमारे साथ में आ जाओ। इंडिया से इसकी कुछ थोड़ा बहुत तो बॉर्डर मिलता ही है हल्का सा, पाकिस्तान से भी मिलता है। तो इन्होंने दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्षेत्रीय सहयोग, रीजनली जो आपस में कोऑपरेशन करके रहेंगे वो सारे कंट्री में, इनको अफगानिस्तान को भी हमने 2005 में अपने साथ में मिला लिया। तो ये तो हो गई कौन कौन से देश हैं। अब इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। काठमांडू आप जानते हो नेपाल की कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। अब हम बात कर रहे थे कौन कौन से प्रिंसिपल्स को लेकर इनकी दोस्ती के महीने क्या क्या होंगे, कौन कौन से वादे निभाने होंगे, उसको लेकर भी बातचीत कर लेनी चाहिए कि क्या क्या होगा। एक तो हुआ कि भाई कोऑपरेशन करने वाले हैं शार्क के देश आपस में, कि भाई सॉवरेन इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि जो तेरे पास जमीन है मैं रिस्पेक्ट करूंगा तेरे क्षेत्र का, तेरे देश की जो संप्रभुता है उसकी मैं रिस्पेक्ट करूंगा, तुम भी मेरे देश की संप्रभुता, मेरा जो क्षेत्र मेरे पास है उसकी रिस्पेक्ट करना। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, कि भाई हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे कब्जा कर लेगा कोई, तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को बनाए रखेंगे हम आपस में। सॉवरेन इक्वलिटी, प्रभुसत्ता, देश भाई आजाद है इसकी रिस्पेक्ट करना। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हमारी एक सीमा है, उसमें कोई दूसरा देश, हमारा पड़ोसी देश ना घुसे, जो दोस्त आपस में बने हैं। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बनी रहे, पॉलिटिकल आपस में इंडिपेंडेंस को बना के रखना है। और ये जो कोऑपरेशन है जो 7 देशों का आपस में चल रहा है, बाद में से इन्होंने अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया है, ये आपस में ग्रुप के साथ में मीटिंग करेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ में भी हम 1 to 1 भी मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसमें कोई दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को शक नहीं होना चाहिए कि भाई भारत और म्यांमार आपस में क्यों मिलके बात कर रहे हैं। हम ग्रुप हैं, एक साथ ग्रुप की जब मीटिंग होगी तो ग्रुप में मिलेंगे, लेकिन जब हमारा दिल करेगा आपस में किसी देश के साथ में मिलने की, जो शार्क के कंट्री हैं वो आपस में मिलेंगे, और हमारे जो इनसे जो आपसी रिश्ते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है,
तो एक बार फिर सारे कंट्री, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये और इसमें कुछ देश ऑब्जर्वर भी हैं। हर ग्रुप होता है, उसके कुछ सदस्य नहीं बन पाते तो ऑब्जर्वर बन जाते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो ऑब्जर्वर ही बनना होता है शुरू में, फिर जाके जो फाउंडिंग मेंबर है अलग है। शुरू में जब कोई ग्रुप बना तब बन गए, वो बन गए अलग है। बाद में ऑब्जर्वर बनना पड़ता है, उनको ऑब्जर्वर का स्टेटस मिलता है, फिर मेंबरशिप मिलती है। लेकिन कई सारे ऐसे ऑब्जर्वर होते हैं जिनको आप मेंबरशिप दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण एशिया का है, और दक्षिण एशिया में मान लो अमेरिका चाहे इसका मेंबर बनना, तो हम नहीं बनाएंगे उसको, क्योंकि वो दक्षिण एशिया में नहीं आता है, वो यूरोप का देश है। यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर बनना चाहे, नहीं बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को नहीं बनाएंगे। तो लेकिन वो जो देश इनके साथ में व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, उद्योग करना चाहता है, तो ऐसे आपस में हम मुलाकात तो कर ही सकते हैं ना। तो उस सभी को हम बोलने वाले हैं ऑब्जर्वर्स का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर में कौन कौन हो गए? 9 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, ईरान भी है, जापान भी है, कोरिया भी है, मारुति, म्यांमार, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये सारे के सारे देश ऑब्जर्वर देश है। 9 देश हैं। अमेरिका यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन तो आपको पता है एक ग्रुप ही है। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया को बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये सारे के सारे देश ऑब्जर्वर के रूप में हैं शार्क के देशों में। अब भैया ये शार्क के देश आपस में मिल गए, बैठ गए, तो क्या करने वाले हैं आपस में, किस किस मामलों के ऊपर इनका कोऑपरेशन होने वाला है? एरिया ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। तो कौन कौन से मामले हैं, मैटर है जिनके ऊपर ये मिलजुल के काम करने वाले हैं? एक तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म के ऊपर काम करेंगे कि भाई हम आपके देश के लोगों को रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे, उनको एजुकेशन, टेक्नोलॉजी देंगे। आप हमारे देश को दो, आप हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ाइए, हम आपके देश में टूरिज्म को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। आप हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर में हेल्प कीजिए, ठीक है ना। ऊपर से मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप आगे की चीजें भी, एरिया ऑफ कोऑपरेशन को भी देख सके, किस किस मामले में आपस में ये सहयोग करने वाले। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि टूरिज्म के अंदर में आपस में ये हेल्प करने वाले देश किसके अंदर में हेल्प करने वाले हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, एरिया ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब सहयोग। किस मामले में सहयोग करेंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, HRD लिख देता हूं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और टूरिज्म के अंदर भी ये पहला कोऑपरेशन होगा भाई। तुम्हारे भी लोग पढ़े लिखे हो जाए, हमारे भी टेक्नोलॉजी होए, एग्रीकल्चर के अंदर में डेवलपमेंट, खेती के अंदर किसान एग्रीकल्चर के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है वो तुम हमारे को दो, हम तुम्हें दे देंगे। और साथ ही रूरल डेवलपमेंट में भी काम करेंगे। रूरल डेवलपमेंट का मतलब ग्रामीण विकास, खेती के अंदर, ग्राम के विकास के अंदर में हम आपस में काम करने वाले हैं। इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर, भाई प्राकृतिक वो आ जाते हैं आपदाएं, जैसे अभी सुनामी जैसा कुछ संकट आ रहा है, तो ऐसे प्राकृतिक आपदा के टाइम में, और या पर्यावरण के पॉल्यूशन वगैरह से बचाने के लिए इन्वायरमेंट। नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर का मतलब प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ है, भूकंप है, तूफान आता है, ऐसे टाइम पे हम आपस में मदद करेंगे। एरिया ऑफ कोऑपरेशन देख रहे हैं, इकोनॉमिक और ट्रेड के बारे में, व्यापार है, आर्थिक प्रगति के लिए हम काम करेंगे आपस में।
किसी भी देश के इकोनॉमिक और ट्रेड को बढ़ाने के लिए आर्थिक व्यवस्था के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ काम करेंगे सोशल अफेयर्स के, सामाजिक डेवलपमेंट के ऊपर भी हम काम करेंगे। सोशल की कुछ सोशल इश्यूज है, समाज के अंदर बुराइयां हैं, उनको आपस में कोऑपरेट करके दूर करेंगे। गरीबी को हटाने के ऊपर काम करेंगे, एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, सिक्योरिटी के ऊपर, कल्चर के ऊपर, स्पोर्ट्स के अंदर, ट्रांसपोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, मतलब एरिया ऑफ कोऑपरेशन इन्होंने बहुत सारे रखे हैं कि इन इन मामलों के अंदर हम आपस में मदद करेंगे। बेसिकली जो समस्याएं साउथ एशिया के देशों की आपस में जो सारी प्रॉब्लम्स है, उनको मिल बैठकर बांट कर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसमें चाहे आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात आए, एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर लो, चाहे चाहे रूरल ग्रामीण विकास की बात करो, बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेड, फाइनेंस की, सोशल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किस ऑब्जेक्टिव के लिए शार्क बने हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। पहला ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होगा टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल। अब भाई साउथ एशिया के देशों का ग्रुप है, तो साउथ एशिया के देशों के लोगों का ग्रुप है, तो साउथ एशिया के देशों के वेलफेयर की तो बात करेगा, कोई दूसरे देशों की तो बात करेगा नहीं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेगा। जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है वो सारे के सारे इधर ही आ जाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा कि सारे देशों की इकोनॉमी ग्रो करे, आर्थिक व्यवस्था सुधरे सभी देशों की आपस में। सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा। सोशल प्रोग्रेस, समाज के अंदर प्रोग्रेस हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, ठीक है ना, सांस्कृतिक विकास हो, और साथ ही साथ में सब एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे टेक्निकल या साइंटिफिक फील्ड के अंदर हो। यानी कि जो शार्क के देश हैं आपस में एक दूसरे की टेक्निकली मदद करेंगे, टेक्नोलॉजी पहुंचाएंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट को इजाद करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये जो पुराने रीति रिवाज हैं इनके अंदर भरोसा ना करके लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करेंगे कि साइंस के आधार पर काम करे, रीति बूढ़े पुराने रीति रिवाजों को छोड़ो, कोऑपरेशन करने वाले हैं। किस मामलों में कोऑपरेशन करेंगे, ये कोऑपरेशन करेंगे डेवलप करने के लिए, कंट्रीज को आपस में डेवलप करने के लिए कोऑपरेशन करेंगे। म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाएंगे। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब आपस में एक दूसरे का भरोसा कर सके, इसके लिए काम करेंगे। म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब समझ गए कि जितने भी देश हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो, इस तरह का कोशिश करेंगे कि लोग एक दूसरे के देशों के नेताओं पर भरोसा कर सके, इसके ऊपर करेंगे। ठीक है ना। और ऐसे ये सारे देश, जितने भी शार्क के देश हैं, कोई इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर जब भी कोई बात होगी, यानी कि जब सभी देशों का ग्रुप के लीडर्स बैठेंगे, तो वहां पर शार्क देश के नेता शार्क देशों की समस्या को लेकर ये नहीं है बिखर जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे मिलकर पूरे शार्क देशों की समस्याओं को सामने रखेंगे। ठीक है ना। अब इनके, ये तो बात हो गया आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव हो गया वेलफेयर लोगों का, इकोनॉमिक ग्रोथ, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, आपस में आत्मनिर्भरता, हम दूसरे देशों पे निर्भर ना रह के शार्क के देश ही एक दूसरों की जरूरतें पूरे करें। ठीक है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, साउथ एशिया के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट को आपस में विश्वास बढ़ाने के लिए काम करेंगे, एक्टिव कोलाबोरेशन पे काम करेंगे, और कोऑपरेशन करेंगे, अदर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में मिलकर भी कोऑपरेशन करेंगे। अब इनके प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात करते हैं कि कौन कौन से इसके मेन ऑर्गन्स हैं। भाई शार्क तो मेन है ग्रुप,
इसके बहुत सारे ऑर्गन हो गए, हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स इतने सारे बचा दिए, ये काम करेगा, वो काम करेंगे, तो एक ऑर्गन्स तो सारे काम नहीं करेगा ना, इसके लिए अलग अलग ब्रांच बनानी होंगी जो काम करेंगे, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑर्गन में हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, पहला तो प्रिंसिपल ऑर्गन की बात करो, क्या क्या ऑर्गन होंगे, जितने भी हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि किसी देश का अगर हेड प्रधानमंत्री है, किसी का राष्ट्रपति है, तो इनकी मीटिंग्स के लिए हमें हर एनुअली एक सबमिट होगी, सबमिट का मतलब मीटिंग, एनुअली सबमिट होगी, सबमिट मतलब मीटिंग, हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग होगी, ये एक ऑर्गन्स हो गया, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी, और जब विदेश मंत्री है वो मिल सके आपस में, उसके लिए भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन होगा, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज। हर देश का फॉरेन सेक्रेटरी होता है, विदेश सचिव जिसको बोलते हैं, इनकी फॉरेन सेक्रेटरीज की स्टैंडिंग कमेटी मिलेगी, जो आपस में, देखो प्रधानमंत्री आपस में मिलकर बैठ के बात करा करेंगे, विदेश मंत्री की आपस में मीटिंग होगी, और इनका एक सेक्रेटरियाट होगा। सेक्रेटरियाट काठमांडू में, आपको बताया कि काठमांडू में 1987 के अंदर में एस्टेब्लिश कर दिया गया। सेक्रेटरियाट का मतलब सचिवालय, कहां पर है, काठमांडू, काठमांडू कहां पर है, नेपाल की कैपिटल है, तो इनका सेक्रेटरियाट है, ये 16 जनवरी 1987 को एस्टैब्लिश कर दिया था, ताकि यहां पर इनकी मीटिंग होती रहेगी, ठीक है। अब इनकी कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं, स्पेशलाइज्ड बॉडीज का मतलब कुछ ऑर्गन जैसे ही हैं, अलग अलग, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपस में इन सभी देशों के लोग जो हैं, स्टूडेंट हैं, आपस में बैठ के पढ़ सके, तो इस तरह से अलग अलग है। साउथ एशिया की यूनिवर्सिटी है, वो आपको कहां पर है, ये इंडिया के अंदर है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, मैं बात कर रहा हूं किसकी, स्पेशलाइज्ड बॉडी। तो एक तो हो गई साउथ एशिया की यूनिवर्सिटी, वो दिल्ली में है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, यानी कि शार्क देश, शार्क कंट्रीज की यूनिवर्सिटी है, वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। अब इनका एक स्टैंडर्ड, साउथ एशिया रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ढाका में, ये तो चीजें याद रखने वाली है, साउथ एशिया रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये ढाका में है, बांग्लादेश की कैपिटल है। बेसिकली अगर से जानना चाहो तो बांग्लादेश का बहुत बड़ा रोल है, शेख मुजीबुर रहमान का बहुत बड़ा रोल है शार्क को बनाने में, ठीक है। वो उस टाइम में वहां के बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष थे, राष्ट्रपति थे, जो भी बोलो, या शासक थे, शेख मुजीबुर रहमान ने का काफी प्रयास किया इसको बनाने में। और इसका इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये वर्ल्ड की जो है, शार्क का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इतना महत्वपूर्ण, हम शार्क के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 21% यहां पर है। एक तो शार्क के अंदर 3%, टोटल एरिया जितना है उसका 3% शार्क देशों के पास है, ठीक है ना। हम यही सारी चीजें सब देशों के बारे में बात कर रहे हैं, तो शार्क देशों के पास वर्ल्ड का एरिया का 3% है, और 21% पॉपुलेशन यहां पर है। शार्क के जो देश हैं
उनकी पॉपुलेशन जो है वो 21% पॉपुलेशन है शार्क के देशों की, ठीक है ना। और 3.8 जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका 3.8 यूएस का जो डॉलर है 2.9, जिसमें लिखा है इन्होंने 2.9 ट्रिलियन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी का 2.9 ट्रिलियन जो पैसा है वो इन देशों के पास में है। और सही बहुत सारी समस्याएं हैं जो शार्क देशों की समस्याएं हैं। भाई शार्क का एक तो आपको याद रखना होगा, जितने भी शार्क के देश हैं बहुत ज्यादा अमीर कंट्री तो नहीं है, ठीक है ना। बहुत सिम सारे के सारे ज्यादातर देशों के अंदर गरीबी है, ठीक है ना। तो ये मिलके इन इश्यू पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। एरिया ऑफ मेन फोकस किस पे रहेगा इसका, भाई गरीबी के ऊपर, सभी देशों के अंदर इलिटरेसी है उसके ऊपर काम करने वाले हैं, माल न्यूट्रिशन के ऊपर काम करेंगे, नेचुरल डिजास्टर के ऊपर काम करेंगे। और आपस में हर देश के अंदर आतंकवाद भी एक ऐसी समस्या है जो आतंकवाद पूरे शार्क के देश जितने भी कंट्री है, चाहे भारत की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, म्यांमार की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, सभी देशों में आतंकवाद जैसी समस्या है। तो ये सारे के सारे देश चाहेंगे कि ये जो समस्याएं हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स है शार्क देशों के बीच में, इन सभी समस्याओं का एक सॉल्यूशन आपस में ये मिलकर कर चुके। अब हम बात करते हैं कि भाई इन्होंने पाया क्या। अभी तो हमने यही बात की कि क्या क्या पाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक पाया क्या उसके बारे में बात करूं तो इन्होंने शार्क देशों ने आपस में फ्री ट्रेड एरिया बना दिया है। अचीवमेंट्स की बात करें, क्या इन्होंने अपने उद्देश्य को पाने में कहां तक कामयाब हुए, तो इसमें इन्होंने क्या किया, फ्री ट्रेड एरिया बना दिया है। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब क्या है, आपस में व्यापार करने के टाइम में शार्क देशों को टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, टैक्स टैक्स में छूट मिलेगी, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी एक दूसरे की चीजों के प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा नहीं लगाई जाएगी। इससे होगा क्या, जो आपके देश के अंदर सरप्लस चीजें हैं, कोई प्रोडक्ट ज्यादा बना दिया, आप जिस देश को रिक्वायरमेंट है उसको भेज दोगे, तो उस देश से जो चीजें आपके देश की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। लेकिन टैक्स में छूट दे दोगे तो क्या होगा, रिबेट मिलने से क्या चीजें सस्ती मिलने लगेंगी एक दूसरे देशों को, ठीक है। और साथ ही इन्होंने साप्ता बनाया, SAPTA। साप्ता मतलब साप्ता का मतलब ये हो गया कि आपस में साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि हम जब भी व्यापार करेंगे तो आपस में प्रेफरेंस देंगे, इन देशों के साथ में व्यापार करने को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है भाई, जो भी समझौते करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, पहले आपस में जो शार्क के देश है उनके साथ में व्यापार से रिलेटेड समझौते करेंगे, बाहर के देशों के साथ में बाद में जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये सारे के सारे देश आपस में अप्रोच करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और टेक्नोलॉजी को पहुंचाने में, उद्योगों को पहुंचाने में, डेवलपमेंट विकास के अंदर ये सब काम करने वाले हैं। अब भारत के बारे में हमको पढ़ना है कि भारत जो है शार्क के अंदर भारत की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने पूरा शार्क के बारे में देख लिया, क्या शार्क करने वाला है, शार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है, कितने देश हैं आपस में, क्या पाना चाहते हैं। अब हमको बात करना है कि आखिर भारत का क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। तो ये सब भारत का इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसलिए भी हो जाता है कि जितने भी शार्क कंट्री है उनमें इकोनॉमिकली भारत सबसे ताकतवर देश है।
ठीक है ना। जितने भी शार्क की कंट्री है भाई, सारे तो बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव, श्रीलंका, सारे तो ऐसे ही कंट्री हैं। भारत की इकोनॉमी अच्छी है इन सभी देशों के अंदर। सभी देशों में समस्याएं हैं, भारत में भी है, लेकिन कंपेरेटिवली कम है। और इकोनॉमिकली भारत काफी प्रोग्रेस कर रहा है। इस कोविड के पीरियड को छोड़ दीजिए, कोविड के पीरियड के अलावा अगर हम बात करें तो भारत क्या है, इसका चाइना, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये जितने भी देश हैं इनमें भारत का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और साथ ही साथ हम अपने नेबरहुड के अंदर पड़ोसियों के साथ में अच्छे बायलेटरल रिलेशंस रखना चाहते हैं, एक दूसरों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में संबंध अच्छा रखना चाहते हैं। और साथ ही हम हमारे देश के अंदर पीसफुल बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो हम ये भी चाहते हैं कि जितने आपके पड़ोसी देश हैं, भारत की बात कर रहे हैं, भारत ये भी चाहता है कि जितने भी भारत के नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर भी पीसफुल स्टेबिलिटी बनी रहे आपस में, ठीक है। और भारत चाहता है कि भाई एशिया में तो हम लीडर हैं ही, दक्षिण एशिया के अंदर तो भारत से कोई बड़ा देश है ही नहीं, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया दक्षिण एशिया के अंदर तो है ही। एशिया के अंदर फिर चाइना और भारत दो आ जाते हैं, ठीक है ना। चाइना और भारत दो आ जाते हैं एशिया के अंदर अगर बात करें तो ताकतवर। और क्योंकि रशिया को इसलिए नहीं गिन रहे, रशिया तो पार्टली तो कहां पर है, यूरोप का हिस्सा है, पार्टली इंडिया का हिस्सा, एशिया का हिस्सा है। तो बेसिकली भारत और चाइना दो देश हैं जो बड़े हैं साउथ एशिया के अंदर हैं। अब हम क्या चाहते हैं, अगर साउथ एशिया के अंदर अगर हमारा अ, दादागिरी हमारी बनी रहेगी तो उसके बाद में हम एशिया से ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। ग्लोबल मतलब पूरे विश्व के लीडर बन जाएंगे। तो पहले हम चाहते हैं एशिया के अंदर हमारा वर्चस्व बना रहे। एशिया के अंदर हमारा वर्चस्व बना रहेगा, कैसे बना रहेगा कि हमारे पड़ोसी हैं, हम अगर उनकी इकोनॉमिक मदद करेंगे, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, नेचुरल डिजास्टर के अंदर, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर अगर मदद करेंगे तो धीरे धीरे ये सारे देश को अगर आप इकोनॉमिकली मदद करोगे तो ये आपकी मदद करेंगे कहां पर, इंटरनेशनल फॉर्म। जब भी कोई इंटरनेशनल फॉर्म में बात चलेगी कि भाई ऐसा कौन सा देश है जो काफी एक दूसरे की हेल्प करता है, तो ये बोलेंगे भाई एशिया के अंदर तो भारत है जो अपने पड़ोसी मुल्कों की, पड़ोसी देशों की खूब मदद करता है। तो ऐसे हमको भी सुपर पावर बनने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब पहले हम एशिया के अंदर अपने कदम जमा लें। एशिया के अंदर हमको मुकाबला किससे, चाइना के साथ। क्या है चाइना के साथ, चाइना भी चाहता है जितने भी हमने शार्क के कंट्री है उनके ऊपर अपनी जकड़ बनाई रखें, और हम भी चाहते हैं। दूसरा एक पड़ोसी मुल्क जो सबसे ज्यादा तंग करता रहता है भारत को, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान शार्क देशों का भी समूह का मेंबर है, ठीक है ना। तो शार्क जितना बोलते हैं जितना प्रोग्रेस कर सकता था वो नहीं कर पाया। कारण उसका यही है कि भाई पाकिस्तान और जो है इंडिया, ये दोनों देश शार्क के मेंबर हैं और इनके आपस के अंदर ही रिश्ते ठीक नहीं है। तब जब भी कभी शार्क की कोई मीटिंग होती है तो इनके अपने बायलेटरल रिलेशंस को लेकर इश्यू हो जाते हैं। कई सारी मीटिंग पाकिस्तान में होती है तो इंडिया जाने को तैयार नहीं आता, इंडिया में होती है तो पाकिस्तान के जो लीडरशिप है वो नहीं आना चाहते। तो इस वजह से आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि सार्क अगर अपने पर्पज को, ऑब्जेक्टिव को नहीं पा रहा तो उसका कारण है भारत और इंडिया के रिलेशंस। यानी कि शार्क काफी एक अच्छा मजबूत ग्रुप है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं इसकी वजह से शार्क अपने ऑब्जेक्टिव में फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। जब भारत और पाकिस्तान के संबंध अगर सुधर जाएं तो शार्क के देश हैं, ये दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय देश हैं,
ये आपस में मिलके और अच्छे रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो होप फॉर दी बेस्ट, आगे आने वाले दिनों में इन दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हों और शार्क भी अपने ऑब्जेक्टिव को पार कर पाए, अपने ऑब्जेक्टिव को मिला पाए। ठीक है ना? आपने सुन लिया होगा कि नोटबुक चेकिंग का काम चल रहा है और इसके लिए अपनी नोटबुक बिल्कुल तैयार रखिए। कुछ एक बच्चे हैं मुझे जो बिल्कुल नोटबुक का काम अपडेट कर रहे हैं, बाकी तो ऐसा है अगर नोटबुक का नाम ले लोगे उनके, पता नहीं क्या हो जाता है। तो अब कितना दिन ये सिचुएशन चलेगी और कब तक तुम लोग काम इस तरह से करोगे, पता नहीं नोटबुक में लिखने से तुम लोगों को क्या परेशानी होती है। मैंने इससे पहले बात किया कि आप नोटबुक मेरे को चेक कराइए, किसी एक एक दो गर्ल्स है जिन्होंने मेरे पास में भेजा, बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भेजना। देखो कब तक ऐसा चलता है, कब तक तुम चला पाते हो। आखिर लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो आप सभी का ही हो रहा है इसमें। अगर काम नहीं कर रहे हो तो यह आपका लॉस है, और कर रहे हो तो यह आपका बेनिफिट है। ठीक है, फिर दोबारा से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना काम कीजिए।